Hello everyone. Today we are discussing about two more topics of our chapter production function. हम बेस इसका कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने प्रोडक्शन फंक्शन के मीनिंग्स देखे थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया दैट व्हाट टाइप ऑफ टू फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस. इट मींस अलग-अलग टाइम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग फैक्टर्स कैसे चेंज हो जाते हैं और कौन से दो मेन फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, जिसमें आपने वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों फैक्टर्स को डिस्कस किया. अब आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट्स के बारे में कि प्रोडक्शन से कौन कौन से मेन कंसेप्ट्स रिलेटेड हैं. तो इसमें जो तीन कंसेप्ट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज टोटल प्रोडक्ट, सेकंड इज एवरेज प्रोडक्ट and the third one is marginal product. ये तीनों प्रोडक्ट्स डिटेल में हम चेक करेंगे विद फॉर्मूलाज एंड विद सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं इस पर. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. कि इट मींस एक वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, देन कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो वेरिएबल फैक्टर किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है, that is combined with the fixed factor. एक टाइम पीरियड के बाद वो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगा. सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसे हम रिटर्न्स फ्लो फैक्टर भी बोलते हैं. सो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ. कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इट मींस जो भी प्रोडक्शन फंक्शन हम रिफ्लेक्ट करें, बेसिकली हम यहां बात करेंगे शॉर्ट रन की. शॉर्ट रन जिस केस में आपके वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों फैक्टर्स का आप यूज करते हो. कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल हैं जो चेंज हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड हैं जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है और जिनका प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कॉस्ट का कोई रिलेशन वहां पे नहीं होता. सो हम शॉर्ट रन की यहां बात कर रहे हैं. जो प्रोडक्शन फंक्शन है बेसिकली वो रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है और वी कैन से दैट इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इट रिफ्लेक्ट्स, इट मींस प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इट मींस अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो वो रिलेशन को शो करता है दो चीजों के बीच में. उसमें एक तो आपका क्या इनपुट्स जिसकी हेल्प से आप वर्क को स्टार्ट करने वाले, मींस फैक्टर्स जो आप यूज करने वाले हो. एक हो गया आउटपुट जो आपको रिटर्न में मिलने वाला है. इट मींस जो भी इनपुट्स आपने एम्प्लॉय किए उसके बदले में आपको क्या मिला, दैट इज नोन एज आउटपुट. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको कौन शो करता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रोडक्शन फंक्शन. वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन से क्लियर आउट होती है. तो प्रोडक्शन फंक्शन की कांसेप्ट्स में तीन चीजें आती हैं बेसिकली, टीपी, एपी एंड एमपी. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. सो फर्स्ट हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट. इसे हम दोनों नेम से बोल सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो आउटपुट आपको एग्जैक्टली मिल चुका है, दैट इज नोन एज total product. It refers to total output of a commodity at a particular level of a variable factor when combined with
फैक्टर्स। इट मींस जब आपका टोटल आउटपुट जो भी आपको मिल रहा है, मींस टोटल जो भी प्रोडक्शन आपने किया किसी भी कमोडिटी का, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करके। तो जो भी ऐसा आउटपुट आपको कंटीन्यूअसली मिलता जा रहा है उन सभी का एडिशन, इट मींस उनका सम या टोटल, दैट इज इक्वल टू टीपी और टीपीपी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। सो इन दिस केस टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। टीपी मींस टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या चीज है, हर बार जो प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होती जा रही है सभी का एडिशन, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। इट मींस वी कैन से चेंज इन एमपी, मार्जिनली जो चेंज आ रहा है एडिशनली प्रोडक्ट्स में, उन सभी का एडिशन किसके इक्वल है, आपका टीपी के इक्वल, टोटल प्रोडक्ट के इक्वल है। इसको एक सेकंड वे में भी हम लिख सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो कि एवरेजली एक पर्सन ने इतना प्रोड्यूस किया इनटू उसने इतनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस की, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्वांटिटीज और टोटल प्रोडक्ट के इक्वल। सो दोनों ही वेज में आप फार्मूलास को यूज कर सकते हो। टीपी इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा एमपी एंड इज आल्सो इक्वल टू एपी इनटू क्यू, एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्यू। सो ये दोनों ही करेक्ट है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, that is average product. Average product, or we can say average physical product, AP. Now this is defined as the output per unit. This is defined as the output per unit of variable factor or variable input, both are correct, and it is also it is obtained by dividing the TP by the quantity of the variable factors. सबसे पहले तो अगर हम TP का फंक्शन लिखते हैं, so TP is equal to x1 x2। ये किस केस में होगा, जिस केस में सारे फैक्टर्स क्या हों, वेरिएबल। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की, तो कोई एक फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम AP को कैलकुलेट करें, एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TP is divided by the units of वेरिएबल फैक्टर। इट मींस जो भी टोटल प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, कितने वेरिएबल फैक्टर्स आपने यूज किए उस प्रोडक्शन को करने के लिए। सो टीपी इज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज इक्वल टू एपीपी और एपी। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ कंसेप्ट इज एमपी। MP or MPP means marginal product or marginal physical product. It is defined as change in total product. It is defined as change in total product with per unit of change in variable input. It means हर बार एक वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करने से जितना चेंज आपके टीपी में आएगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। आप मार्जिनल वर्ड जैसे ही आता है तो एक चीज हमारे माइंड में आनी चाहिए, दैट इज एडिशनल। इट मींस कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर्स को लगाने से हर बार जो प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज नोन एज एमपी। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज
the change in TP due to application of one more or one less unit of the factor. It means अगर हम calculation करते हैं MP up to n factors, n items, so this is equal to TP n minus 1. It means this is also, we can say that the change in TP due to application of one more or one less unit of variable factors. Additional means change, कोई भी वो एक यूनिट कम होने से भी हो सकता है, एक यूनिट इंक्रीज होने से भी हो सकता है. So that is the difference between total product which is minus from the change in total product. और सेकंड फॉर्मूला MP का क्या हो जाएगा? This is also equal to, sorry, here is upon the quantities. It means change in total product upon change in quantity, that is equal to marginal product of n items. So ये three topics हैं which are included in the concept of production, TP, AP and MP. अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. So the first question, a table is given, labor in that, let's start from 0, 1, 2, 3, 4 and 5. It means ये कौन सा फैक्टर है आपका? वेरिएबल फैक्टर, जो कि चेंज हो रहा है प्रोडक्शन के साथ साथ. नेक्स्ट है द टीपी ऑफ लेबर इज गिवन, टोटल प्रोडक्ट के कितना वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से या चेंज करने से हर बार आपका टीपी चेंज हो रहा है. 0, 15, 35, 50, 40 एंड 48. ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इस केस में हमें एपी एंड एमपी कैलकुलेट करना है. एपी एंड एमपी हमें कैलकुलेट करना है टेबल को कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले तो एपी का मीनिंग क्या है? एवरेज प्रोडक्ट. कैसे कैलकुलेट होता है? टीपी अपॉन क्यू. सो क्या निकल आएगा आपके पास? एपी. तो फर्स्ट 0 को आप डिवाइड कर दो 0 से, दैट इज नथिंग. इट मींस स्टार्टिंग में एवरेज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी क्वांटिटीज आपने बनानी शुरू ही नहीं की है. 0 क्वांटिटीज पे एपी भी क्या हो जाएगा? वो 0 रहेगा. नेक्स्ट थिंग, जब आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, सॉरी 15 यूनिट्स आपने बनाई, तो 15 यूनिट्स कितनी लेबर से बनी? 1. इट मींस 15 डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट 35 is divided by 2, that is equal to 75, sorry 17.50. Next 50 is divided by 3, 16.67. Next 40 is divided by 4, that is 10. 48 is divided by 5, that is 10, 9.60. So it means हम TP को किससे डिवाइड कर देंगे? आपकी चेंज और वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. सो दैट इज इक्वल टू एपी. अब एमपी में क्या आता है? एमपी का फॉर्मूला अभी हमने देखा ना. टीपी यहाँ पे आपको गिवन है, तो टीपी n माइनस टीपी n माइनस 1 आप करते जाओ तो भी आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल 15 माइनस 0, दैट इज नथिंग. 0 पे तो कुछ होगा ही नहीं, मार्जिनल तो होगा जब एडिशन होगा, काम शुरू हो जाएगा. देन 15 माइनस 0, then 35 minus 15, 50 minus 35, then 40 minus 50 minus 10, 48 minus 40, that is 8. So इस वे में हम टेबल को कंप्लीट करेंगे with the help of formula. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम आपको एपी एंड एमपी कैलकुलेट करना है। यहाँ वेरिएबल फैक्टर और टीपी हमें गिवन है। यहाँ पे एपी और एमपी को कैलकुलेट करना है। 5, 0, 8, 20 एंड 20। ये आपका कैलकुलेशन। फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टर्म आपको दे दी जाए, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है आपको ये बोल दिया एमपी ऑफ थर्ड यूनिट आपको बताना है, या फिर एपी एट फोर्थ यूनिट आपको बताना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। सो कंप्लीट टेबल आपको करनी है, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। एपी that is equal to TP upon Q and this is equal to TPn minus 1। So AP का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या करना है, TP को डिवाइड करना है वेरिएबल फैक्टर्स से। सो जब आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया 8 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 8, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10, then 28 divided by 3 that is equal to 10, that is equal to 9.3, then 28 divided by 4 that is equal to 7, then 20 divided by 5 that is equal to 4। so इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट। आप माइनस करते जाओ, 8 minus 0, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, 8 minus 0 is 8, then 20 minus 8 is 12, 28 minus 20 is 8, 28 minus 28 is 0, then 20 minus 28 is minus 8। so ये हमारा कंप्लीट टेबल हो गया। अब हमें गिवन हो फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा दिया जाए दैट एमपी एट थर्ड यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। MP at third unit, it means इस केस में MP क्या है, डायरेक्टली यही कैलकुलेट करना है बस। तो आंसर कैसे कैलकुलेट होगा? TP3 minus TP2। so TP3 is 28, TP2 is 20, so the answer is 28 minus 20 that is equal to 8 यूनिट्स। तो ये डायरेक्टली भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप थर्ड यूनिट का एमपी, फोर्थ यूनिट का एबी, फिफ्थ यूनिट का एबी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं क्योंकि उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर सेम चीज है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? रिटर्न टू अ फैक्टर से हम क्या समझते हैं कि एक फैक्टर के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि रिटर्न्स कैसे होंगे। एक बार वो इंक्रीज होंगे, फिर वो कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो रीजंस क्या हैं? क्या रीजन है कि पहले रिटर्न टू अ फैक्टर पॉजिटिव रहता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? दिस लॉ सेज दैट MP, this law says that MP means the marginal product of a factor input initially means in starting,
initially rises with its employment एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स को एम्प्लॉय करना, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सो इट मींस जैसे ही हम स्टार्टिंग में कुछ फैक्टर इनपुट्स को लगाते हैं तो इनिशियली जो एमपी मिलता है वो क्या होता है, इंक्रीज, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से करना है। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, it starts falling. It means जब स्टार्टिंग में आप कोई भी इनपुट इनिशियली किसी काम में लगाते हो तो मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जब फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है इट मींस उनसे मिलने वाली प्रोडक्शन भी हर बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ साथ वो इंक्रीज हो। अब एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि रीजन क्या था इंक्रीज होने का, फिर क्या रीजन है उसके दोबारा डिक्रीज हो जाने का। अब इसके साथ हम कुछ अजम्पशंस भी यूज करते हैं जो इस लॉ में फॉलो की जाती है। सो द अजम्पशंस आर, assumptions हम इसलिए यूज करते हैं या इनको हम इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज assumptions अगर आप किसी पर्टिकुलर लॉ में नहीं यूज करते सो उस लॉ को आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सब assumptions वहां पे ली जाएंगी। तो फर्स्ट इज वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल, वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल। इट मींस जितने भी फैक्टर इनपुट्स आप एम्प्लॉय करने वाले हो उसमें से कोई भी एक फैक्टर कैसा होगा, वेरिएबल नेचर का होगा। सो फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या रहता है, सो ये जो आपका फैक्टर उस नेचर का है वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज x बार 1 x2, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। इट मींस अगर आप लेबर को वेरिएबल रखते हो तो इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सभी चीजें फिक्स्ड हो जाएंगी। सो इट मींस ऑल द अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। इट इज अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है बिकॉज लॉन्ग टाइम में जब हम बात करते हैं तो कोई भी फैक्टर आपका वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, वहां सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, बट इस केस में हम वेरिएबल भी ले रहे हैं और फिक्स भी। सो कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन होगा, दिस इज रिलेटेड विद द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस। फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल, फैक्टर proportion is variable. It means अगर आपने 4 लेबर यूज की और 5 कैपिटल, सो कैपिटल को हम ये मान लेते हैं कि वो फिक्स है। सो फंक्शन यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी, 4:5। अब हमने 6 लेबर यूज की, कैपिटल भी आपकी फिक्स है, तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी, 6:5। तो हर बार रेशो क्या हो रही है, चेंज। तो इस केस में जो आपके फैक्टर प्रोपोर्शंस हैं वो क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस।
होमोजीनियस। इट मींस वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी यूनिट्स आपने यूज की, फॉर एग्जांपल हम लेबर का यूज कर रहे हैं वेरिएबल है, तो जितनी बार भी आप लेबर को यूज करते जाओगे तो हर एक यूनिट जो लेबर की एम्प्लॉय हो रही है, ऐड हो रही है, उसकी कैपेसिटी वर्क करने का वे एज इट इज सेम होगा जो उससे पहले वहां वर्किंग है। इट मींस एक ही लेवल का वेरिएबल फैक्टर हर बार आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लेबर को हमने स्टार्टिंग में लगाया वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और जिसको हमने बाद में लगाया 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। होमोजीनियस सेम लेवल का प्रोडक्शन कैपेसिटी सबका होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, technique of production does not change. It means जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो स्टार्टिंग से कंप्लीट ईयर प्रोडक्शन के लिए वही टेक्निक यहाँ पे यूज होती रहेगी। जब तक आप इस वेरिएबल को इस लॉ को यूज कर रहे हो तो इस लॉ के अंडर आपकी जो टेक्निक है वो चेंज नहीं हो सकती। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं assumptions का, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें टेबल और डायग्राम भी प्लॉट करना है। एक फैक्टर आपका यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल, अदर ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल और फिक्स दोनों फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है। 3 डायमेंशंस हमने पढ़े थे टाइम के। वेरी शॉर्ट में प्रोडक्शन चेंज होता ही नहीं, शॉर्ट में होता है वेरिएबल फिक्स दोनों यूज होते हैं, और थर्ड में सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिक्स वहां से हट जाता है। देन फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल, हर बार जो प्रोपोर्शन में फैक्टर्स यूज होते हैं वो चेंज होता है, वो वेरिएट करता है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जो भी यूनिट आप यूज करते जा रहे हो वो सभी सेम लेवल की होनी चाहिए, उनका आउटपुट एक ही लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, जो टेक्निक आपने यूज की है वो चेंज नहीं होगी। अब आता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हम इसको शो करते हैं कि आप लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को कैसे दिखाओगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा ये पेपर में, सो आपको पहले मीनिंग दे रहा है, देन असम्पशंस देनी है, उसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में वही 3 चीजें आपको रखनी है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर जो नहीं है तो आउटपुट 0 है, बढ़ता जाएगा तो आउटपुट और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। सो 0 से अप टू 9 ये गिवन है। ये आपका वेरिएबल फैक्टर जो आप लगाते जा रहे हो, इट मींस इसको हम लेबर बोल सकते हैं कि आपने लेबर को चेंज कर दिया, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 वो इंक्रीज होता गया। अब हम आते हैं टोटल प्रोडक्ट पे। आपने लेबर को इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जहां पे ये आके कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। क्या रीजन है कि टीपी इस तरीके से बिहेव कर रहा है? टीपी ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि आपका एक फैक्टर फिक्स्ड भी तो है, तो हर बार सिर्फ लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। मैंने लैंड वाला एग्जांपल आपको बताया था, रिक्वायरमेंट अगर 5 पर्सन्स की है और 5 पर्सन्स 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस लैंड एरिया की कैपेसिटी भी यही है कि 50 यूनिट्स को दे सकती है प्रोड्यूस करने। सो इट मींस जैसे ही 5 लोग वहां एम्प्लॉय हो गए, 50 यूनिट्स आपको मिल जाती हैं, तो उस एरिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी फिनिश हो चुकी है। अब फैक्टर फिक्स है, इसको आप इंक्रीज कर नहीं सकते, सो इट मींस अब ये प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं देगी। अब अगर आपने 5th के बाद 6th लेबर यहाँ पे लगाई तो प्रोडक्शन सेम है, कोई चेंज नहीं है। 6th के बाद 7th लगाई तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई और आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी, ज्यादा लोग होंगे, एक्स्ट्रा पर्सन जब वहां पे अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वर्किंग है उनके उस पे भी एफिशिएंसी पे भी डाउन हो जाएगा, वो भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए इसका जो बिहेवियर कैसा होता है,
ये पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। अब एमपी हमें कैलकुलेट करना है टीपी के बेसिस पे। 0 पे कुछ नहीं होगा, 2 माइनस 0, 5 माइनस 2, ये आपका कैलकुलेशन है। यहाँ पे 3 स्टेजेस आई है हमारे पास। फर्स्ट स्टेज जहां पे इंक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है, इट मीन्स हर बार पहले से ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जहां पे आपका एमपी इंक्रीज हो, इट मीन्स वो स्टेज जहां पे ज्यादा लोगों को काम पे लगाने से हर बार टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आती है सेकंड स्टेज, जिसे हम कहेंगे स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बिकॉज इस केस में एमपी फॉल हो रहा है पॉजिटिवली, एमपी फॉल्स पॉजिटिवली एंड देन बिकम्स 0। दिस इज सेकंड स्टेज। अब आती है थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। जिस केस में आपका एमपी नेगेटिव है। क्लियर? तो ये 3 स्टेजेस होंगी हमारी, जो हम टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे शो करेंगे। अब इस टेबल में हमने 3 चीजें देखी हैं। एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर वेरिएबल है, सभी बाकी फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्टर एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज उसके बाद फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन पे बाउंडेशंस लगाएगा, उसे रोक देगा, और वही बैरियर ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे उसको ले आता है। अब डिमिनिशिंग होगा, देन आफ्टर दैट वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉय करते रहोगे, फिक्स फैक्टर आपका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इट मींस प्रोडक्शन कैपेसिटी फिनिश हो चुकी है, तो अब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से बेनिफिट्स नहीं हो सकते। सो इसीलिए पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव, एंड देन डिमिनिशिंग एंड 0, एंड आफ्टर दैट नेगेटिव। अब इसी टेबल के बेसिस पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये टेबल आपको बना के रख लेनी है साथ में, ताकि ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाए। एग्जैक्टली इस तरीके से ही 2 ग्राफ आपको बनाने हैं, और ग्राफ नोटबुक आप यूज करें इसके लिए। अब हम क्या चीजें शो कर रहे हैं? यहां पे हम दिखाएंगे वेरिएबल फैक्टर, यहां पे हमें शो करना है टीपी, और यहां हम दिखा रहे हैं एमपी। सो अभी जो हमने क्वेश्चन लिया उसके अकॉर्डिंग आपके पास अप टू 9 वेरिएबल फैक्टर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेम एज इसी के नीचे आप यहाँ पे डाल दोगे वेरिएबल फैक्टर्स। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। सो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करोगे, तो बहुत इजीली आप इसे डिफाइन कर पाओगे। अब हम दिखाएंगे टीपी एंड एमपी। टीपी का हाईएस्ट वैल्यू है 15, एमपी की आपकी हाईएस्ट टर्म है 4। सॉरी, हमें थोड़ा सा चेंज इसमें करना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव के लिए स्पेस नहीं है।
ये आपकी नेगेटिव टर्म्स होंगी और ये आपकी पॉजिटिव टर्म्स होंगी। अब ये हमने अपने एक्सेस को प्लॉट कर लिया। अब हम इन एक्सेस के बेसिस पे अपने ग्राफ को बनाते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, जब कुछ भी लेबर नहीं लगाई आपने तो टोटल प्रोडक्ट भी जीरो है, पहला केस, एंड दिस इज आवर टीपी। सो ऑन जीरो दैट इज जीरो, देन ऑन फर्स्ट वेरिएबल फैक्टर दैट इज 2, so 1 and 2, this is the first point. Then after that 2 and 5, 3 and 9, 4 and 12, 5, 14, then at 6, 15, 7 पे भी 15 है बिकॉज यहाँ कांस्टेंट लेवल आ गया आपको, then 8 पे वो दोबारा से हो गया 14 and then 12। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। दिस इज योर टीपी। अब टीपी क्या शो कर रहा है? 3 स्टेजेस आ गई ना, फेजेस आ गए 3। फर्स्ट फेज क्या बता रहा है आपको कि इस केस तक फर्स्ट फेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। अब इस फेज के बाद ये आपका सेकंड फेज है, ये आपका थर्ड फेज है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स फ्लो फैक्टर, diminishing and it becomes 0, then negative returns flow factor। जिस केस में टीपी डाउनफॉल में आ जाएगी वहां पे एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो अब इसी के बेसिस पे हम एमपी भी अपना प्लॉट करते हैं। 0 पे कुछ नहीं होगा, देन 1 पे हो गया 2, देन 2 पे हो गया 3, 3 पे है 4, देन 4 पे हो गया फिर से 3, अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज आपको नोटिस करनी है, इस लेवल तक एमपी भी इंक्रीज हो रहा है जब तक आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो एमपी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आ जाता है सेकंड फेज जहां पे 3 2 1 0 करके डाउनफॉल में जा रहा है। 3 देन 2 1 एंड 0। अब 8 पे आ जाएगा -1 एंड देन -2। सो इन सभी को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज एमपी, सेकेंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स फ्लो फैक्टर, जहां पे पॉजिटिवली टीपी जब तक इंक्रीज होगा तो एमपी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। जैसे टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा सो उस केस में एमपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो 0 होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा टीपी, एमपी क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही टीपी डिमिनिश होना स्टार्ट होगा, नेगेटिव डिमिनिशिंग रेट से आएगा फास्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ा, डिक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ा। अब डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग रिटर्न से, कम होगा पर बहुत स्पीड से कम होगा। तो जैसे टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होगा तो उस केस में एमपी क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो ये 3 केसेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। सो इन्हें आप क्लियरली अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे। डायग्राम आपको बनाना है और टेबल आपको बनानी है, या आप अपने बेसिस पे अज्यूम करके बना सकते हो। याद सिर्फ ये रखना है 3 स्टेजेस होने चाहिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। उसी के बेसिस पे टेबल और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है।